की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेंस की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं। इस सीरीज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एक प्रश्न पर्यावरण आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, पर्यावरण एवं उसका प्रदूषण। तो इसको दो पार्ट में रखेंगे। एक पार्ट होता है कि पर्यावरण या इकोसिस्टम क्या है एवं इसके कितने घटक हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे पर्यावरण किसे कहते हैं, इकोसिस्टम किसे कहते हैं एवं इसके कितने घटक हैं, और उसके पश्चात देखेंगे कि पर्यावरण का प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, उससे क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जब भी आप मेंस में लिखेंगे, आपके आंसर का मेथड कथा कहानी मेथड नहीं होना चाहिए। आप फ्लो चार्ट मेथड से आगे बढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। उसी मेथड को लेके हम आगे चलते हैं। तो पहले लिखेंगे हम पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि परिभाषा क्या है इसकी। तो याद रखेंगे परिभाषा बिल्कुल वैज्ञानिक मेथड से लिखना है कि मनुष्य के सजीव जगत में रहने के हिसाब से क्षेत्र के अनुसार सभी जैवीय और अजैवीय कारक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी जैवीय और अजैवीय कारक मिलकर पारिस्थितिकी बनाते हैं। तो परिभाषा में सिर्फ मूल रूप से इतना ही लिखेंगे। ये ओपी ओडुम की परिभाषा है कि मनुष्य के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जैवीय व अजैवीय कारक जिनसे मनुष्य का पारस्परिकता का संबंध हो, मिलकर एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ये परिभाषा ओपी ओडुम की निश्चित तौर पे देंगे कि पारिस्थितिकी वास्तव में कहते किसको हैं। अब यहाँ पे देखिए, समझने की बात है। हमने कहा जैवीय कारक और अजैवीय कारक, और साथ में हमने क्या कहा, क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम में क्षेत्र अनिवार्य है। आप बोलेंगे कि बिहार का इकोसिस्टम, आप बोल सकते हैं पटना का इकोसिस्टम, आप बोल सकते हैं किसी समुद्र का इकोसिस्टम, आप किसी झील का इकोसिस्टम, ये बात आप कर सकते हैं। तो क्षेत्र वहाँ जरूरी है, और साथ में वहाँ जो मनुष्य निवास करते हैं उसमें जैवीय कारक भी होंगे और अजैवीय कारक भी होंगे। तब जाके इन तीनों के मेल से बनेगा आपका पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। अब ये तो हो गई परिभाषा। अब हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या अवयव। घटक में हमने कहा कि एक होगा आपका अजैवीय कारक और एक हो जाएगा आपका जैवीय कारक। जैसा मैं फ्लोचार्ट मेथड से बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको परिभाषा के बाद लिखनी है कि घटक में दो कारक हैं, अजैवीय कारक और जैवीय कारक। अजैवीय कारक में क्या होगा, निर्जीव अपघटक, निर्जीव अपघटक में क्या हो जाएगा आपका हवा, फिर हो जाएगा आपका पानी, फिर हो जाएगा आपका मिट्टी, फिर हो जाएगा आपका तापमान। ये मुख्य रूप से आ जाएंगे हवा, पानी,
मिट्टी और तापमान। अब हवा में भी गैसें होंगी, कई तरह की गैसें होंगी उसमें। पानी में पानी के साथ मिले यौगिक, मिट्टी में मिट्टी के प्रकार एवं संगठन, और तापमान में सूर्यातप व ऊष्मा बजट। उसमें मेंशन करेंगे आप लोग कि जो अजैवीय कारक हैं वो किसी भी सजीव के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अजैवीय कारक किसी भी सजीव के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे हवा में कई गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैसें। तो इनसे क्या क्या लाभ होंगे इसको मेंशन करना होगा। जैसे लिखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। फिर लिखेंगे ऑक्सीजन से कोशिकाओं का उपापचय संपन्न होता है। फिर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मूल रूप से उपापचय के बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, किंतु प्रकाश संश्लेषण और एनर्जी को ट्रैप करने की जो भी क्षमता होती है सजीवों में, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही बनती है। फिर आप लिखेंगे पानी सजीव जगत के हर एक सजीव के शरीर का कम से कम 70% हिस्सा और अधिक से अधिक 99% हिस्सा पानी का बना हुआ होता है। इस पानी में सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल जैसे कई तत्व और यौगिक मिले होते हैं। इसमें कुछ मुख्य एलिमेंट के रूप में और ट्रेस एलिमेंट के रूप में सजीव के शरीर में काफ़ी सहायक होते हैं, उसकी चर्चा हम कर लेंगे। फिर आप देखेंगे मिट्टी की बात अगर करते हैं तो मिट्टी जो है, मिट्टी से पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मिट्टी में कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह रहते हैं, खास करके मृतोपजीवी निवास करते हैं। फिर मिट्टी के संगठन में कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए, क्या क्या मिला हुआ है, कैसे उपजाऊ मिट्टी संवर्धन कर सकते हैं, फिर कैसे जैविक कृषि में सहायक हो सकती है, इसको देखना होगा। और फाइनली तापमान की बात करेंगे तो वहाँ पे डबल स्टार दे के नोट कर लेंगे आप कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य होता है और सूर्य से ही धरती को तापमान मिलती है। वह क्षेत्र विशेष का नियत ऊष्मा बजट होता है। अगर किसी कारण से इन तीनों जैवीय कारकों में किसी कारण से भी बदलाव आता है तो हो सकता है कि ऊष्मा बजट बढ़ सकता है या घट सकता है। जैसे हम चर्चा करेंगे इसमें बाद में, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरितगृह प्रभाव क्या होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से आप जब इस क्वेश्चन को लिखेंगे मोटे तौर पर पारिस्थितिकी के बारे में, तो आप हवा के बारे में गैसों का क्या मिश्रण है, क्या उसका यूज है, प्रयोग है जो हमने बतलाया, और कैसे थोड़े शब्दों में प्रदूषण होने पे ये कैसे सजीव जगत के लिए या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये हानिकारक होता है, इसको मेंशन करेंगे। बहुत डीप में इसमें नहीं जाना, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन 3 पन्ने में ही समेटना है। फिर पानी के लिए भी, पानी में कैसे पानी सहायक है, संगठन सजीव जगत का क्या है, पानी में कैसे तत्व चाहिए वो चाहिए ही, लेकिन कैसे अगर हैवी मेटल्स पानी में जैसे लेड, जैसे आर्सेनिक, जैसे आपका निकेल, कैडमियम, ये सब मिल जाए तो शरीर के लिए हानिकारक होता है। यानी जल के प्रदूषण से क्या तकलीफ हो सकती है उसको सिर्फ मेंशन करना है आपको। साथ में मिट्टी, मिट्टी अगर न्यूट्रल हो सबसे अच्छी होती है, लेकिन मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, मिट्टी क्षारीय भी हो सकती है। और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से मिट्टी के पीएच पर क्या फ़र्क आता है, मिट्टी की लीचिंग, कैसे मिट्टी बर्बाद होता है, ज़रूरत के साथ उसके प्रदूषण के बाद कैसे उसमें कमियां आती हैं, इसको मेंशन कर देंगे आप। और अंत में तापमान में आएंगे कि हालांकि सूर्य पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का चरम स्रोत है, लेकिन हवाओं के संगठन से सूर्य के वेव जब शोषित होते हैं धरती पर, उससे तापमान निर्धारण होता है धरती के किसी खास जगह का। और वार्षिक तापमान का जो भी रेंज है उसको बोलते हैं ऊष्मा बजट बोलते हैं। यह तापमान नॉर्मली सही होता, सामान्यतः सही होता है, किंतु इन तीनों अजैवीय घटक में अगर किसी तरह की चेंज आ गई या प्रदूषण आ गया, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, जैसे ओजोन लेयर होल हो गया, उससे कैसे तापमान बढ़ता है
और वार्षिक ऊष्मा बजट बढ़ता है। वार्षिक ऊष्मा बजट बढ़ने से कैसे मौसम पर प्रभाव पड़ता है और सजीव जगत पर प्रभाव पड़ता है, इतना लिखेंगे तो अजैवीय कारक आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि हम अगली क्लासेज में अलग अलग भी चर्चा करेंगे जब हम आपको प्रदूषण पढ़ाएंगे। याद रखेंगे इस क्वेश्चन में प्रदूषण को बहुत डीप में नहीं लिखना, सिर्फ चर्चा करके इसकी चर्चा करके छोड़ देनी होगी। तो अजैवीय कारक आपने लिख लिया। अब शेष हम आते हैं जैवीय कारक में। जैवीय कारक के पार्ट ले लेंगे। इसमें जैवीय कारक के कितने पार्ट होते हैं? सबसे पहले याद रखेंगे जैवीय कारक क्या होगा। जब तक ऊर्जा का स्रोत ट्रैप नहीं होगा, सजीव जगत चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ उत्पादक की। यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे हरे पौधे। तो उत्पादक के रूप में हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ट्रैप करते हैं और सजीव जगत में उसको डिफरेंट पोषण लेवल, याद रखेंगे इस जैवीय कारक में अलग अलग पोषण स्तर होते हैं, इसको ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं, उसकी चर्चा करना अनिवार्य है। तो देखेंगे कि उत्पादक के रूप में हरे पौधे एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अब इस उत्पादक का सीधा प्रयोग कौन करते हैं? प्रथम उपभोक्ता। ऐसे एनिमल जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं ये हो गए शाकाहारी जंतु। ये क्या करते हैं? उत्पादक को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और ऊर्जा जो है, जो उत्पादक में ऊर्जा आई थी, ये ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है किसमें? उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता पे होती है। फिर प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं कौन? द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता ये होते हैं मांसाहारी जीव, मांसाहारी जंतु। फिर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता जो होते हैं ये भी मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जंतु। अब इन दोनों में क्या अंतर है? द्वितीयक उपभोक्ता स्पष्ट रूप से शाकाहारी जंतुओं को ही खाते हैं, लेकिन तृतीयक उपभोक्ता ये द्वितीयक को भी खा सकते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकते हैं। अर्थात ये सजीव जगत के इस लेवल पे काफ़ी मजबूत किस्म के जंतु होते हैं। जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे खरगोश की बात करेंगे, बकरी की बात करेंगे, हिरन की बात करेंगे, मेढक की बात करेंगे, लोकस टिड्डी की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे टिड्डी को कौन खाता है? मेढक खाता है। उस मेढक को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। फिर हिरन को या खरगोश को खा सकते हैं शेर, बाघ वगैरह जंतु खा सकते हैं। तो ये दो भाग में बांटा गया है। अब मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य भी तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि इनको भी खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं, इनको भी खा सकते हैं। तो मोटे तौर पे एक सर्वाहारी भी होता है जो सभी को भक्षण कर सकते हैं। और अंत में हम लिखेंगे इसमें मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होगा? कि जो उत्पादक से लेकर के और सर्वाहारी तक ये सभी चारों ट्रॉफिक लेवल में जो भी मर जाते हैं, इनके मरे हुए शरीर से अपना पोषण करने वाले को मृतोपजीवी बोलते हैं, जिसमें कि हो गए आपके फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, कुछ हद तक वायरस भी हो गए। ये सब को बोलते हैं मृतोपजीवी, जो मरे हुए जंतुओं या पौधों के अवशेषों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। आपको कई बुक में तृतीयक उपभोक्ता मिलेगा, सर्वाहारी नहीं मिलेगा। लेकिन ये नई परिभाषा आई है कि सर्वाहारी वैसे हैं जो उत्पादक को भी खा सकते हैं और इसको भी, इसलिए इसको एक अलग ट्रॉफिक लेवल बना लेते हैं सर्वाहारी, जिसमें कि मनुष्य हो गया और कौवा हो गया, और मृतोपजीवी आप समझ चुके हैं। अब इतना जैवीय कारक और अजैवीय कारक को आप टेबल फॉर्म में कर दिया, आपने डिस्क्राइब कर दिया। तो अंत में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ये देना अंत में आपको जरूरी हो जाएगा। तो आप लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। याद रखें, अगर आप पूरा क्वेश्चन सिर्फ जैवीय अजैवीय कारक लिख के छोड़ दिया आपने तो आपका आंसर अधूरा है, आपको स्कोर कम मिल सकते हैं। इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करना है ये ध्यान रखेंगे। कंक्लूड करना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो इसमें लिखेंगे कि लिंडेमान का नियम, लिंडेमान का नियम यानी लिंडेमान्स लॉ, ये क्या कहता है? एक पोषण स्तर से दूसरे तक सिर्फ 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है।
लिंडेमान ने स्पष्ट कैसे बोलते हैं, लिंडेमान 10% लॉ बोलते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर तक सिर्फ 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। अर्थात अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट लेवल की चर्चा कर लें, मान लो यहाँ पे उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता हो गया, यहाँ पे हो गया प्राथमिक उत्पादक, सॉरी सबसे पहले उत्पादक कर लो, उत्पादक हो गया, उत्पादक हो गया, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ फिर कर लो तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और यहाँ कर लो आप मृतोपजीवी। अगर इसने उत्पादक ने 100 किलो जूल ऊर्जा बनाया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर उत्पादक ने यानी पौधों ने 100 किलो जूल ऊर्जा का निर्माण सूर्य से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किया, तो इसका 10% यानी सिर्फ 10 किलो जूल ऊर्जा जाएगी किसमें, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, इनमें हो जाएगा। इस 100 किलो जूल का सिर्फ 10% यानी 10 किलो जूल जाएगा। द्वितीयक क्या होगा, इसमें जाएगा सिर्फ 1 किलो जूल जाएगा। तृतीयक में क्या होगा, 0.1 किलो जूल जाएगा। और मृतोपजीवी में क्या जाएगा, 0.01 किलो जूल जाएगा। तो देख रहे हैं कि कैसे 100 किलो जूल बनाया किसने, उत्पादक ने, लेकिन मृतोपजीवी तक सिर्फ 0.1 किलो जूल ऊर्जा ही पहुंची। तो ये होगा लिंडेमान के ऊर्जा प्रवाह का नियम। ठीक है, अब इसके बाद गौर करेंगे कि उसी में लिखेंगे कि ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है तो लिखोगे एक दिशीय, एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल। ये नहीं होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा चला जाएगा उत्पादक में, ये नहीं होता है कि द्वितीयक से ऊर्जा चली जाएगी प्राथमिक में। मतलब साफ है कि यूनिडायरेक्शनल होगा। तो इसमें क्या होता है गौर करोगे, मान लो पहले घास, इसको खाया किसने, टिड्डा, टिड्डा को खाया किसने, मेंढक, मेंढक को खाया किसने, सांप, और ये सब मर गए तो इसको खाया किसने, कवक ने, मृतोपजीवी। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि यूनिडायरेक्शनल शो हो रहा है। ये जब भी होगा यूनिडायरेक्शनल शो होगा। अगर तत्काल में इसको हम मिटा दें कवकों को, सबको जानते हैं कि अंत में कवक आ जाएंगे, मृतोपजीवी आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्पादक, उत्पादक, ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो जाएगा आपका सांप तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और इस सब की एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सूरज से मिल रही है। ठीक है, तो सूरज एनर्जी का स्रोत है और इस तरह से एक्सक्यूज मी, इस तरह से ये ऊर्जा का प्रवाह होता रहा। तो ये एक दिशीय प्रवाह है और इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन, इसको बोलते हैं फूड चेन। अर्थात फूड चेन जो है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जैवीय अपघटकों के बीच ऊर्जा प्रवाह का एक मुख्य चरण है, जिसको हम आहार चेन बोलते हैं या फूड चेन बोलते हैं। अब इसको अंत में क्या करेंगे, एक पिरामिड बना करके आप दिखाएंगे, अंत में इसको एक पिरामिड बना के दिखाएंगे। ये पिरामिड ऐसा होगा आपका। याद रखना, ऊर्जा प्रवाह का पिरामिड हमेशा क्या होता है, अपवर्ड, शंकु इसका ऊपर की ओर डायरेक्शन होता है, यानी अपवर्डली डायरेक्टेड होता है। यहाँ आप सन बनाएंगे, जब भी करेंगे तो सूर्य जरूर बनाएंगे। यहाँ सन हो गया, इससे एनर्जी मिली किसको, यहाँ हो जाएगा आपका उत्पादक, यहाँ हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ हो जाएगा आपका तृतीयक उपभोक्ता। इतना बना देंगे और ये देखेंगे आप कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है और सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपका जैवीय घटक के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा होगा
और अंत में लिखेंगे आप, इस पूरे क्वेश्चन के अंत में आप क्या लिखेंगे कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र विशेष के आधार पर जैवीय और अजैवीय कारक में एक सहसंबंध पर आधारित प्रक्रिया है और इसमें किसी का भी विनाश होना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश कर सकता है। और यही कारण है कि सजीव जगत में हर जीव के संरक्षण की बात होती है, क्योंकि मान लो कि किसी का भी संरक्षण नहीं हुआ तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, आपका एक ग्रुप काफ़ी बढ़ जाएगा और उसको बोलते हैं पारिस्थितिकीय अनबैलेंस बोलते हैं। अतः सजीव जगत के सुचारू रूप से चलने हेतु हर जीव का उतना ही महत्व है और सभी घटकों को संरक्षित कर आगे चलना होगा। किसी भी एक जीव का जीन पूल में विनाश इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए घातक हो सकता है। इतना कह करके आप आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा क्या है, उसके घटक क्या हैं, उसके बारे में लिखने को अगर मीन्स में आता है तो। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि कैसे कुछ खास जगह पे कोई बायोम की चर्चा अगर आ जाए तो, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, उसके क्या सहसंबंध होते हैं, एस्चुरी किसे कहते हैं, कैसे इकोटोन क्या है, साथ में कैसे बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो कंट्रोल क्या है। छोटे छोटे बिंदुओं की चर्चा हम करेंगे जो अगर आता हो शॉर्ट नोट्स के रूप में तो आप इजीली उसको लिख सकते हैं। तो ये चर्चा होगी अगली क्लास में। और साथ में जो अजैवीय कारक हमने बतलाया, उस अजैवीय कारक की शुद्धता पे जरा भी हानि हुई, जिसको हम बोलते हैं अजैवीय कारक का प्रदूषण, उससे क्या प्रभाव जैवीय कारक पर पड़ेगा, इसकी चर्चा कर लेंगे। और साथ में उसमें हम करेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि मेंस में कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भले ना पूछ ले, लेकिन इनडायरेक्टली इसका अच्छा खासा मात्रा में पूछा जा सकता है। और साथ में इसमें ऐड करेंगे कि पर्यावरण संतुलन के लिए दुनिया में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, दोहा समिट क्या है, फिर G7 समिट में कैसे वातावरण जलवायु को लेकर के इस तरह की बात होती है, जलवायु परिवर्तन पे कितने तरह के काम हुए हैं, या जंतुओं के संरक्षण पे क्या काम हुए हैं, उसकी चर्चा हम पार्ट वाइज कर लेंगे। और ये सभी पार्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे और क्वेश्चन में ट्विस्ट कराता भी है तो हर पार्ट को टच आपको करके ही पूछेगा। तो शेष अगली क्लास में इतना बेसिक समझ लिया आपने, तो शेष खुश रहें, स्वस्थ रहें और अगली क्लास में फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू।